पिछली वीडियो में सारणी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में भी अपन सारणी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए 7 प्रॉपर्टी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। गुणधर्म 8। ठीक, 8वां गुणधर्म देखिए। जैसे कोई भी सारणी दिया हुआ है, जैसे मान के चले अपन कोई सारणी दे रखा है, ये कोई सारणी दे रखा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये कोई सारणी दिया हुआ है। अब यहां देखिए, इस सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करके लिखें अपन, तो जो राशियां प्राप्त होंगी उनका जो मान होगा वो शून्य प्राप्त होगा। जैसे कि बात करें अपन, जैसे सारणी की कोई पंक्ति के अवयव लिए मैंने, यानी पहली पंक्ति के अवयव ले रहा हूं मैं, ये वाले, ये पहली पंक्ति के अवयव ले रहा हूं और इन अवयवों को अन्य किसी पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर रहा हूं। जैसे a11 को मैं a21 के सहखंड से गुणा करूं, a11 को, यानी a11 को मैं a21 के सहखंड से गुणा करूं और a21 का जो सहखंड होता है वो होता है f21। ठीक, इसी तरीके से r1 का ये जो अवयव है a12, इसको अपन r2 के इस अवयव के सहखंड से गुणा करें, यानी f22 से। इसी तरीके से a13, यानी ये जो अवयव है a13, और इसको दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड से गुणा करें, यानी इसके सहखंड से गुणा करें, तो इसका सहखंड होगा f23 से। ऐसे गुणा कर दें और गुणा करने पर इन प्राप्त राशियों का जो योग है, यानी इनका योग कर दें, तो इन प्राप्त राशियों का जो योग है वो शून्य होगा, यानी इसका जो मान आएगा वो शून्य होगा। देखिए, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, थ्योरी में पढ़ाया था मैंने आपको कि सहखंड के रूप में सारणी का मान ज्ञात करना, सहखंड के रूप में सारणी का मान ज्ञात करना। जैसे कि मान के चले अपन, ये कोई सारणी है, इसको अभी मिटा देता हूं, पहले वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि सारणी का सहखंड के रूप में मान ज्ञात करना। जैसे ये कोई सारणी दे रखा है और इसका मान मैंने 6 प्रकार से ज्ञात करना बताया था आपको, 6 प्रकार से। एक तो ये कि R1 के अवयवों के सहखंडों के रूप में ज्ञात करें अपन, यानी R1 के अंदर से इसका प्रश्न करें, तो इस तरीके से बताया था मैंने। R1 के अवयवों के सहखंडों के रूप में सारणी का मान, सहखंडों के रूप में सारणी का मान, तो सहखंडों के रूप में सारणी का मान होता है a11 और इसका गुणा इसी के सहखंड से करते हैं अपन, यानी f11 से। इसी तरीके से a12 और इसका गुणा इसी अवयव के सहखंड से करते हैं अपन, f12 से। a13 और इसका गुणा इसी के सहखंड से करते हैं f13 और इनका योग कर देते हैं, तो इस सारणी का जो मान है वो डेल्टा प्राप्त होता है, यानी डेल्टा बराबर होता है ये, यानी इस सारणी का जो मान आएगा वो ये प्राप्त होता है। ऐसे ये तो R1 के अवयवों के सहखंडों के रूप में सारणी का मान है, ऐसे R2 के अवयवों के सहखंडों के रूप में अपन सारणी का मान ज्ञात करें। इस सारणी का मान यानी डेल्टा बराबर आएगा, R2 के अवयव लिया मैंने a21, इसी का सहखंड लेंगे, इसी अवयव का, इस अवयव के सहखंड को व्यक्त करेंगे अपन f21 से प्लस a22 और f22 इसका सहखंड इसी अवयव का, ऐसी प्लस a23 और इसी का सहखंड f23, इस तरीके से। तो ये R2 के अवयवों के सहखंडों के रूप में सारणी का मान है, यानी सारणी का मान ये होता है। ठीक, ऐसे ही R3 के अंदिश, R3 के अवयवों के सहखंडों के रूप में ज्ञात करें, तो डेल्टा बराबर आएगा, R3 के अवयव ले लिए मैंने a31, इसी का सहखंड लिखेंगे a31 का सहखंड होगा f31, फिर प्लस a32 लेंगे, a32 इसका सहखंड से गुणा करेंगे f32 से, फिर प्लस a33 और इसका गुणा इसी के सहखंड से करेंगे f33 से। तो इस सारणी का मान ये R3 के सहखंडों के रूप में है। इसी तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया था वहां कि सारणी का मान अपन 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 3 तरीके तो ये हो गए कि इसका R1 के सहखंडों के रूप में ज्ञात करें,
दूसरा तरीका है R2 के सेकंडों के रूप में इस सारणी का मान ज्ञात करें। तीसरा तरीका यह है। इसी प्रकार C1, C2, C3 के सेकंडों के रूप में भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ समझने वाली केवल इतनी बात थी कि ये जो अभी लिया है मैंने, इसमें गुणा इसी के सेकंड का यदि करना है, A11 इसी का सेकंड है F11, ये अवयव है, इसका गुणा इसी के सेकंड से हो रहा है, ये अवयव है, इसका गुणा इसी के सेकंड से हो रहा है, यहां भी ऐसे ही हो रहा है, यानी जो अवयव है ना उसका गुणा उसी के सेकंड से है। यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है। ठीक, तो इसका मान, सारणी का जो मान है, यानी ये सारणी डेल्टा था, तो इस सारणी का मान डेल्टा अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ उल्टी बात कर रहा था आपसे कि यहाँ तो गुणा, जैसे मैंने R1 के अवयव लिए हैं यहाँ A11, A12, A13, ठीक, इसका गुणा इसी के सेकंड से ज्ञात किया है। अब मैं बात करूं जैसे कि R1 के अवयव लूं और अन्य किसी पंक्ति के सेकंडों से उनको गुणा करूं। जैसे R1 के अवयव लिए हैं मैंने, R1 के अवयव लिए हैं मैंने, जैसे A11 लिया है और सेकंड में A11 का नहीं, किसी दूसरी पंक्ति के अवयव का सेकंड ले रहा हूं। जैसे R1 का तो अवयव लिया है, इस R1 के अवयव में अन्य किसी पंक्ति के सेकंड का गुणा करें। जैसे मैं सेकंड तो ले रहा हूं R2 का, यानी A11 में गुणा कर रहा हूं मैं A21 के सेकंड का, और A21 का सेकंड होता है F21। ऐसे ही यहाँ A12 लिया है मैंने, R1 का अवयव लिया और इसका गुणा R2 के सेकंड से कर रहा हूं, यानी A22 का सेकंड होगा F22। ऐसे यहाँ ये अवयव लिया है A13 और R2 के अवयव का सेकंड लिया है, A23 का सेकंड होगा F23, और इनका योग कर दें, तो इनका जो योग आएगा वो डेल्टा नहीं आएगा। जैसे इसका तो योग था या डेल्टा, इसका मान आएगा 0। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई सारणिक है, उस सारणिक की किसी एक पंक्ति के अवयवों में, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों में, ठीक, अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों का गुणा करके, जैसे इस तरीके से गुणा कर दें और इनका योग कर दें, गुणा कर दें और इनका बाद में क्या कर दें, योग कर दें, तो प्राप्त राशियों का जो योग होता है वो 0 होता है। यानी इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा, जबकि इसका मान कितना है, डेल्टा, इसका मान डेल्टा है, क्योंकि यहाँ जो अवयव लिया है मैंने, जिस पंक्ति का अवयव लिया है उसी अवयव का सेकंड से गुणा किया, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। अवयव जो है, यहाँ देखिए, ये अवयव तो है A11 पहली पंक्ति का, और यहाँ इसमें जो गुणा किया है वो अन्य किसी पंक्ति के सेकंड का किया है, F21, यानी इस अवयव के सेकंड का गुणा किया है। तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ऐसे ही मान के चलें, अब अवयव लें जैसे A21, यानी मैं ये अवयव ले रहा हूं A21 और इसमें गुणा A21 के सेकंड का नहीं कर रहा हूं, R3 के अवयव का सेकंड का गुणा कर रहा हूं, यानी इसका गुणा कर रहा हूं F31। अवयव लिया मैंने A22, गुणा इसके सेकंड का किया है F32। ये अवयव लिया A23 और गुणा किया मैंने इसके सेकंड का F33। तो इसका जो मान, इन राशियों का जो योग प्राप्त होगा वो भी 0 होगा, 0। जबकि इसको देखिए आप, इसका मान 0 नहीं है, इसका मान कितना आया, डेल्टा। तो इतना ध्यान रखना है कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सेकंडों से गुणा करें तो उन राशियों का जो योग है वो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए सारणी की लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 9। देखिए जैसे मान लेते हैं यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों, यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हों, जैसे कोई सारणिक दे रखा है, मान के चले अपन डेल्टा, कोई सारणिक ले रहा हूं मैं यहाँ 1x, x², 1 2 4 1 3 9, ये कोई सारणिक लिया है। अब इस सारणिक में x के बहुपद है, x के बहुपद का मतलब x के पद होने चाहिए, जैसे यहाँ x है, यहाँ x² है, और भी हो सकता है x³ हो सकता है। ठीक, तो यहाँ इस सारणिक में x के बहुपद हैं। ठीक, और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें x के स्थान पर अपन a रख दें, यानी x बराबर a रखें और इस सारणी का मान 0 हो जाए।
x बराबर a रखने पर इस सारणिक का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो x माइनस a इस सारणिक का एक गुणनखंड होता है। यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान दें कि जैसे ये कोई सारणिक दिया हुआ है और इस सारणिक में x के बहुपद होने चाहिए पहले तो, जैसे यहाँ है x है, x स्क्वायर यानी x के पद होने चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सारणिक में x के स्थान पर a रखें और x के स्थान पर a रखने पर, x बराबर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए, सारणिक का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है, सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। ये प्रॉपर्टी है। यानी कोई सारणिक दे रखा है, किसी सारणिक में x के बहुपद होने चाहिए और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। यहां देखिए जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये कोई सारणिक लिया है, अब इसमें मैं x की जगह a रखूं, x बराबर a रखें, x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 आएगा। देखिए यहां a रख रहा हूं, x की जगह a रखूंगा 1a स्क्वायर, x के स्थान पर a रख रहे हैं 1, ठीक। अब यहां देखिए a का मतलब है जैसे कि मैं a का मान ले रहा हूं 2, a का मान कितना ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं यहां, यानी x के स्थान पर मैं 2 रख रहा हूं। a का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a बिलोंग्स टू r, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहां मान के चले कि ये कोई सारणिक दे रखा है, इसमें x के स्थान पर a रख रहा हूं, जहां a का मान लिया है मैंने 2, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये आएगा 1 2 4, क्योंकि यहां 2 रखा है, यहां 2 का स्क्वायर आएगा यानी 4 हो जाएगा, 1 2 4 इनको जो का त्यों लिख दिया है। अब यहां देखिए इस सारणिक की दो पंक्ति समान है, r1 बराबर r2, यानी सारणिक की दो पंक्ति बराबर है और अपन जानते हैं कि यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा क्योंकि r1 बराबर r2 है, तो ये 0 हुआ। x बराबर 2 रखने पर सारणिक का मान 0 हो रहा है। तब मैं ये कह रहा हूं कि x माइनस 2 इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा, इस सारणिक का एक गुणनखंड होगा, यानी सारणिक का जो भी मान आएगा ना, जो भी मान आएगा उसका एक गुणनखंड x माइनस a होगा। x बराबर a से 0 हो रहा है, यहां कितने से 0 हुआ है, x बराबर 2 से, तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। अब जैसे मैं x के स्थान पर मैं 2 नहीं रखता, x बराबर 3 रख देता, तो x बराबर 3 से भी सारणिक का मान, x बराबर 3 से भी सारणिक का मान शून्य होता है। यहां देखें, इधर देखें, अब मैं इसमें x बराबर 3 रख रहा हूं, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे इसमें तो ये सारणिक आएगा यहाँ 1, x की जगह 3 रख दिया है, यहाँ 3 का स्क्वायर आएगा 9, 1 2 4 1 3 9। अब यहां देखिए कि इसकी पहली और तीसरी पंक्ति समान है, r1 बराबर r3 है, ठीक। और जब दो पंक्ति समान होती हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है, तो सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो सारणिक का मान 0 हो गया, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सारणिक का मान x बराबर 3 से 0 हुआ है, x बराबर 3 से 0 हुआ है, यानी x बराबर 3 रखा है मैंने और सारणिक का मान 0 हो गया है, तो x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड होगा। तो x बराबर 2 से भी 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा, और x बराबर 3 से भी ये 0 हो रहा है तो x माइनस 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारणिक का जो भी मान आएगा उसमें एक गुणनखंड तो होगा x माइनस 2 और एक गुणनखंड होगा x माइनस 3, यानी सारणिक का मान ज्ञात करें अपन प्रश्न करके, तो इसका जो मान आएगा उसका एक गुणनखंड x माइनस 2 होगा और एक गुणनखंड होगा x माइनस 3, ठीक। तो इतना ध्यान रखना है, जैसे कोई भी सारणिक दे रखा है उस सारणिक में x के बहुपद हों और x के स्थान पर a रखें और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है।
जैसे कि मैंने यहाँ बताया, एग्जाम्पल लिया है ये, जैसे ये सारणी दे रखा है, इसमें x के बहुपद हैं ये वाले। अब इसमें x बराबर 2 रखा था मैंने, a का मान लिया है ना यहाँ 2, x बराबर 2 रखा है, और x बराबर 2 रखने पर इस सारणी का मान 0 हो गया। कैसे पता चला कि 0 हो गया? क्योंकि इसकी दो पंक्ति समान हो गई, दो पंक्ति r1 बराबर r2। और अपन जानते हैं सारणी के गुणधर्म से कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो x बराबर 2 रखने पर इस सारणी का मान 0 हो गया, तो x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ऐसे ही इस सारणी का मान x बराबर 3 रखने पर भी इस सारणी का मान 0 हो जाता है, क्योंकि x बराबर 3 रखते हैं इसमें, इस सारणी में x बराबर 3 रखते हैं, तो इसके r1 और r3 दो पंक्ति समान हो जाती है, यानी r1 बराबर r3 हो जाता है। और जब r1 बराबर r3 होगा तो अपन जानते हैं कि किसी भी सारणी की दो पंक्ति समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो x बराबर 3 रखने पर इस सारणी का मान 0 हो गया, तो x माइनस 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक, कि इस सारणी का x बराबर a रखने से, a का मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ बताया, पहले तो a का मान लिया है मैंने 2 लिया है, फिर x का मान लिया है मैंने 3, a का मान लिया है मैंने 3। तो यहाँ देखिए, यदि किसी सारणी को x के स्थान पर a रखें और a रखने पर उस सारणी का मान 0 हो जाए तो x माइनस a उस सारणी के मान का एक गुणनखंड होता है। ठीक, तो देखिए ये तो थी प्रॉपर्टी। अब करते हैं अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, 9 प्रॉपर्टी है, प्रत्येक बच्चे को ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इनका यूज अपन किस तरीके से करते हैं वो जब सवाल करेंगे अपन तब बता देंगे। ठीक, आज एक पॉइंट और पढ़ाता हूं मैं थ्योरी का आपको, सारणिकों का गुणनफल। ठीक है, सारणिकों का गुणनफल थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। ठीक, प्रॉपर्टी हो गई, थ्योरी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सारणिकों का गुणनफल। सारणिकों का गुणनफल। देखिए, जैसे कि आपने मैट्रिक्सों का गुणा करना पड़ा है, मैट्रिक्सों का गुणा किया है, ऐसे यहाँ सारणिकों का गुणा करेंगे। ठीक, तो सारणिकों का गुणा करेंगे। देखिए किस तरीके से गुणा करेंगे। जैसे मैं दो सारणिक ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे ले लिए कोई भी मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, और इसका गुणा करना है सारणिक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से, या इसको भी अपन कांस्टेंट की मान में ले लेते हैं, इसको छोड़ो, ऐसे छोड़ो, कांस्टेंट ही ले लेते हैं। देखिए, जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं हो। जैसे कि मैं ये कोई सारणिक लिया है मैंने 1 2 3 4 5 6 और 0 3 4, इसका गुणा करना है। कोई भी और ले लेते हैं, 0 2 1 5 3 0 0 1 2। अब ये कोई सारणिक लिए हैं मैंने दो, इन सारणिकों का गुणा करना है। दो सारणिक लिए, इन दोनों सारणिकों को गुणा करना है। इन दोनों सारणिकों का गुणा अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पंक्ति का पंक्ति से गुणा, पहला तरीका पंक्ति का पंक्ति से गुणा, और दूसरा तरीका है पंक्ति का स्तंभ से गुणा। पंक्ति का स्तंभ से गुणा, दो तरीके से गुणा कर सकते हैं। जैसे कोई भी सारणिक दे रखे हैं, ये दो सारणिक हैं, इन दोनों सारणिकों को गुणा करना है, तो इसके दो तरीके हैं। पंक्ति का पंक्ति से गुणा, यानी इस सारणी की पंक्ति का इस सारणी की पंक्ति से गुणा। दूसरा तरीका है पंक्ति का स्तंभ से गुणा, पंक्ति का स्तंभ से गुणा। जबकि मैट्रिक्स में क्या करते हैं अपन, जैसे ये दो मैट्रिक्स होते हैं, मान के चलें ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा तभी संभव है जब इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, यानी इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों के बराबर। ठीक है, तो ही गुणा होता है। और गुणा कैसे करते हैं अपन, इसके स्तंभ का गुणा इसकी पंक्ति से करते हैं, इसके स्तंभ का गुणा इसकी पंक्ति से करते हैं। ठीक है, यानी इसका स्तंभ उठा के रखते हैं इसकी पंक्तियों पे, तो स्तंभ का गुणा करते हैं इसकी पंक्तियों से। तो मैट्रिक्स का तो एक ही तरीका होता है गुणा करने का, जो मैं आपको पहले मैट्रिक्स जब पढ़ाई थी मैंने, तो आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ दो सारणिकों का गुणा करना है, और दो सारणिकों का गुणा अपन ध्यान दें, दो सारणिकों का जो गुणा है अपन वो दो तरीके से कर सकते हैं, पंक्ति का पंक्ति से गुणा और पंक्ति का स्तंभ से गुणा।
ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला तरीका, मैं पंक्ति से पंक्ति का गुणा करके दिखा रहा हूं, पंक्ति का पंक्ति से गुणा। देखिए पंक्ति का पंक्ति से गुणा कैसे करेंगे, इसकी पंक्ति को पकड़ेंगे इस सारणी की और इसकी पंक्तियों पर रख देंगे, इसकी पंक्ति को पकड़ेंगे और इसकी पंक्तियों पर रख देंगे, यानी 3 2 1। गुणा इस तरीके से करना है कि पहले 3 का गुणा पहली पंक्ति में करना है, ठीक है, यानी इसका पहली पंक्ति में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, फिर तीसरी में करेंगे। यानी देखिए 3 का गुणा 1 से किया है मैंने, पहले इसमें गुणा कर रहा हूं मैं, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4, प्लस का चिन्ह लगाना है बीच में। इस 3 का गुणा 1 से किया है तो 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का गुणा 2 से प्लस 4 प्लस फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे प्लस 3। ये तो पहली पंक्ति के अवयव आए। अब इसी का गुणा मैं इसकी दूसरी पंक्ति से करूंगा, तो इसकी दूसरी पंक्ति लिखूंगा। अब दूसरी पंक्ति से गुणा कर रहा हूं इससे, तो 3 का गुणा पहले 4 से करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 आएगा। अब दूसरी पंक्ति में गुणा कर दिया इसी स्तंभ का, अब तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति में, ठीक है, इसी का तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 2 इंटू 3 यानी 6 आएगा, ठीक, और 1 इंटू 4 यानी 4 आएगा। यानी ये तो मैंने पहली पंक्ति का यानी पहली पंक्ति से गुणा किया है, पहली पंक्ति से। अब इसका दूसरी पंक्ति से गुणा और करूंगा इसी का, ऐसे ही। ये तो पहली पंक्ति का गुणा हो गया, अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति को पकड़ के इसके पंक्तियों पर रखेंगे, यानी 5 3 0, दूसरी पंक्ति को पकड़ के इसके पंक्तियों पर रख दिया। अब मैं यहाँ दूसरा स्तंभ लिखूंगा, दूसरा स्तंभ, यानी 5 का गुणा 1 से करेंगे, ध्यान दें, तो 5 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह, 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस 0 इंटू 3 यानी 0। अब ये पहली पंक्ति में गुणा कर दिया, दूसरी में गुणा करेंगे, 5 का गुणा 4 से करेंगे, दूसरी पंक्ति लिखेंगे अब इसकी 20, 3 का गुणा 5 से यानी 15, 0 का गुणा 6 से यानी 0, दूसरी पंक्ति से गुणा कर दिया। अब तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो इसकी तीसरी पंक्ति लिखेंगे, 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, ठीक, 0 का गुणा 4 से करेंगे तो ये 4, 0 का गुणा 4 से करेंगे 0, ठीक। तो इस तरीके से मैंने दूसरी पंक्ति का गुणा कर दिया है। अब इसी तरीके से अपन तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, इसकी तीसरी पंक्ति है 2 0 1, तो ऐसे ही अब इसका तीसरा स्तंभ लिखेंगे अपन इधर सारणी का, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति लिखेंगे, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8, 0 इंटू 5 यानी 0, 1 इंटू 6 यानी 6, ठीक है। अब इसका तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, इसकी तीसरी पंक्ति लिखेंगे, 2 0, यहां भी 0 और 1 इंटू 4 यानी 4, ठीक। इसको टोटल कर लेंगे अपन, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 3 10, ठीक। यहाँ 12 और 6 18 और 10 28, 6 और 4 10, यहाँ 6 और 5 11, 20 और 15 35 और यह आएगा 9, ठीक। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5, यहाँ 8 6 14 और यहाँ आ जाएगा 4। यानी इन दोनों सारणिकों का गुणा कर दिया और दोनों सारणिक गुणा करने पर ये सारणिक आया। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे अपन, ठीक। प्रसरण करके सारणिक का मान निकाल देंगे, जो भी है प्रसरण करके मान के चलते हैं, सारणिक का मान आता है डेल्टा, ठीक। अब एक चीज और यहाँ कि जैसे मैंने यहाँ पंक्ति का गुणा पंक्ति से किया, ऐसे पंक्ति का गुणा स्तंभ से कर सकते हैं, यानी इसकी पंक्ति का गुणा स्तंभ से, यानी इसके स्तंभ को पकड़ेंगे, पहले स्तंभ को पकड़ेंगे, पंक्तियों से गुणा करेंगे, यानी इसकी तो पंक्तियों पर रखेंगे और इसका स्तंभ पकड़ेंगे। यानी जैसे मैंने इसकी पंक्ति का गुणा पंक्ति से करके दिखाया है, वैसे इसके पंक्ति का गुणा स्तंभ से, यानी इसके स्तंभ को पकड़ेंगे और यहाँ रख देंगे, यानी ऐसे 3 5 2 और गुणा कर देंगे इस तरीके से। फिर पहला स्तंभ आएगा, दूसरे स्तंभ को पकड़ेंगे, दूसरा स्तंभ आएगा, तीसरे स्तंभ को पकड़ के यहाँ रखेंगे तो ये तीसरा स्तंभ आएगा। तो इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। एक तरीका और देखिए, मैंने यहाँ सारणिक जो होती है एक संख्या होती है, सारणिक जो होती है वो एक संख्या होती है।
अब मैं कह रहा हूं कि गुणा, मैंने इन दोनों सारणिकों का गुणा किया और ये गुणा आया, तो इन दोनों सारणिकों का गुणा सारणिक के रूप में ही ज्ञात किया है, सारणिक के रूप में। अब अपन गुणा ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सारणिक का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, यानी इसका प्रसरण करते हैं, प्रसरण करके कांस्टेंट मान आ जाएगा। ठीक, मान के चलते हैं गुणा करके कांस्टेंट मान आ जाता है। ठीक, और मान के चलते हैं कि इसका मान आता है k1, यानी सारणी का प्रसरण करके एक मान निकाल दिया, इसका मान आया k1। इस सारणी का भी प्रसरण कर दिया, इसका मान आया k2, और ये k1 का गुणा k2 से कर देंगे तो बराबर आ जाएगा k1 k2। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे नहीं, हमें एक कांस्टेंट संख्या नहीं चाहिए, मान लो एक स्थिर संख्या नहीं चाहिए, सारणी का गुणा सारणी के रूप में चाहिए, तो इस तरीके से कर लो, यानी सारणी का गुणा सारणी से किया है तो सारणी के रूप में मान आ गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारणी का यदि प्रसरण करेंगे तो इन दोनों के प्रसरण का, पहले प्रसरण किया है दोनों सारणिकों का, प्रसरण करके जो संख्या है उन दोनों का गुणा कर दिया, यानी k1 k2, और ऐसे गुणा करेंगे तो अभी भी इसका जो मान आएगा ना वो k1 k2 ही आएगा, मान नहीं बदलेगा। यानी ऐसे गुणा कर लो, पहले सारणिक का सारणिक से ऐसे गुणा कर लो और सारणिक के रूप में ले आओ, बाद में प्रसरण कर दो, ये भी k1 k2 आएगा। ऐसे नहीं, पहले प्रसरण करो, यानी इसका मान निकाल दिया, मान लो k1, इसका मान निकाल दिया k2, इन दोनों का गुणा कर दो, ये बराबर आ जाएगा k1 k2। यानी दोनों सारणिकों का जो मान है ऐसे निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा, और ऐसे गुणा करके निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा।